एक खौफनाक रात। चारों तरफ आदमखोर मगरमच्छों की चमकती आंखें और उनके बीच खड़ा एक बूढ़ा पायलट जो चिल्लाकर कहता है, मुझ पर हमला करो पर मेरे लोगों को छोड़ दो। ये दास्तान सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं, बल्कि उस मगरमच्छ के चारे की है जिसने खुद को खत्म कर 26 लोगों को नई जिंदगी दी। लेकिन इस रूह कंपा देने वाले बलिदान की शुरुआत हुई थी एक बेहद खूबसूरत उड़ान से, जो कुछ ही घंटों में एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदलने वाली थी। 30 जनवरी 1979 की वो शाम उम्मीदों से भरी थी। लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर वारिक फ्लाइट 967 उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी थी। इस आलीशान बोइंग 707 में कुल 60 यात्री सवार थे, संशोधित संख्या, जिनमें से हर कोई अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था। इसी भीड़ में आर्यन और सोनिया भी थे, जिनकी सगाई को अभी महज एक हफ्ता हुआ था। सोनिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए आर्यन का हाथ थाम लिया और कहा, अमेज़न के ये जंगल ऊपर से कितने शांत लगते हैं ना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, पर कहते हैं कि कुदरत अपनी सबसे बड़ी खूबसूरती के पीछे ही अपने सबसे गहरे राज और खतरे छिपाती है। उन्हें क्या पता था कि चंद घंटों बाद वे उसी खूबसूरती के बीच अपनी जान की भीख मांगने वाले थे। विमान को कैप्टन गिलबर्टो उड़ा रहे थे, जिन्हें 23,000 घंटों का विशाल अनुभव था। उड़ान के 7 घंटे बाद जब विमान अमेज़न के हरे समंदर के ऊपर 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, अचानक प्रकृति ने अपना असली रूप दिखाया। एक भयानक मैग्नेटिक स्टॉर्म ने विमान के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर दिया और आसमानी बिजली के एक प्रहार ने रेडियो ट्रांसमीटर को राख बना दिया। केबिन में अचानक अंधेरा छा गया और इंजन एक एक करके खामोश होने लगे। यात्रियों की चीखें विमान की दीवारों से टकराने लगीं। कैप्टन की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी, तैयार हो जाइए, हम गिरने वाले हैं। सोनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आर्यन के सीने से लग गईं, ये सोचकर कि शायद ये उनका आखिरी पल है। भोर के 2:45 बजे विमान अमेज़न की 100 फीट ऊंची पेड़ों की छतरी से टकराया। पेड़ों की डालियों ने कुशन का काम किया, जिससे विमान टुकड़ों में तो बट गया, लेकिन उसमें आग नहीं लगी। जब सुबह की पहली किरण ने घने जंगल को चीरा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। 60 में से केवल 40 लोग ही इस क्रैश में जीवित बच पाए थे। चारों ओर फैला मलबा और घायलों की कराहें ये बता रही थीं कि वे सभ्यता से सैकड़ों किलोमीटर दूर झावरी वैली के उस नर्क में फंस चुके हैं जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया था। कैप्टन गिलबर्टो लहूलुहान हालत में खड़े हुए और सबको संगठित करने लगे। उन्होंने झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए एक चेतावनी दी जो सबके कानों में आज भी गूंजती है, यहां प्यास से मर जाना, लेकिन इस नदी का पानी मत पीना, ये मौत का सीधा रास्ता है। वो देखो, हवाई जहाज। क्रैश के 10वें दिन जब भूख और प्यास से अधमरे हो चुके 40 उत्तरजीवियों ने आसमान में एक सफेद लकीर देखी तो उनमें जान आ गई। वे पागलों की तरह फटे हुए कपड़े लहराने लगे, मलबे के चमकीले हिस्सों से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया और गला फाड़कर चिल्लाए। लेकिन 30,000 फीट ऊपर उड़ रहे उस बचाव विमान के पायलट को नीचे सिर्फ 100 फीट ऊंचे पेड़ों का एक अंतहीन हरा समंदर दिखाई दे रहा था। वो विमान बिना रुके निकल गया। उस पल उन 40 लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि वे जिंदा तो हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो मर चुके हैं। अब उनका सामना मौत से नहीं, बल्कि अमेज़न के उस हरे नर्क से था जो हर पल उन्हें निगलने के लिए तैयार था। मलबे के पास सन्नाटा छा गया था। कैप्टन गिलबर्टो और समूह में मौजूद डॉक्टर रिकार्डो ने स्थिति को संभाला। कैप्टन जानते थे कि अगर वे संगठित नहीं हुए तो अगले 48 घंटों में सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने बचे हुए 40 लोगों को 3 टीमों में बांटा। पहली टीम सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए, दूसरी टीम घायलों के इलाज के लिए और तीसरी टीम भोजन की तलाश के लिए। विमान में बचा हुआ राशन मात्र 3 दिन का था। कैप्टन ने एक क्रूर लेकिन जरूरी नियम बनाया। आज से हर इंसान को दिन भर में सिर्फ एक बिस्किट का टुकड़ा और एक घूंट पानी मिलेगा। यात्रियों को डर था कि उन पर जगुआर या विशाल सांप हमला करेंगे, लेकिन अमेज़न ने अपने सबसे छोटे और खतरनाक सिपाही भेजे। जैसे ही शाम की नमी बढ़ी, लाखों भूखे मच्छरों और बुलेट एंट के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। बुलेट एंट के एक डंक का दर्द ऐसा था जैसे शरीर में किसी ने जलती हुई गोली मार दी हो। यात्रियों के शरीर सूजने लगे और खुजली की वजह से हुए छोटे छोटे घाव उस उमस भरे माहौल में सड़ने लगे। डॉक्टर रिकार्डो के पास दवाइयां खत्म हो रही थीं और संक्रमण महामारी की तरह फैल रहा था। प्यास की आग इतनी तेज थी कि लोग कैप्टन की चेतावनी भूलने लगे थे। 15वें दिन एक नौजवान यात्री भूख से बेहाल होकर जंगल के अंदर गया और कुछ बेहद खूबसूरत लाल रंग के फल तोड़ लाया। उसे लगा कि कुदरत ने उन्हें तोहफा दिया है। उसने जैसे ही पहला फल खाया, 20 मिनट के भीतर ही उसे भयानक उल्टियां शुरू हो गईं और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। वो तड़प तड़प कर शांत हो गया।
इस मौत ने सबको एक खौफनाक सबक सिखाया। अमेज़न में जो सबसे सुंदर दिखता है वही सबसे ज्यादा जहरीला होता है। बाहरी दुनिया में ब्राजीलियन एयरफोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन 7 दिनों के बाद उन्होंने ये कहकर खोज बंद कर दी कि झावरी वैली के उस दलदल में किसी का बचना नामुमकिन है। उत्तरजीवी हर पल आसमान की ओर देखते, लेकिन वहां से अब सिर्फ मूसलाधार बारिश और गड़गड़ाहट आती थी। आर्यन ने सोनिया का हाथ थाम रखा था, लेकिन अब उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। तभी डॉक्टर रिकार्डो, जो अब तक सबका इलाज कर रहे थे, अचानक अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और एक रात चिल्लाते हुए जंगल के अंधेरे में भाग गए। वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। अब उस मलबे के पास नेतृत्व करने के लिए सिर्फ कैप्टन गिलबर्टो बचे थे और उत्तरजीवियों की संख्या घटकर 33 रह गई थी। रात का घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश और नीचे खूनी पानी में तैरती सैकड़ों आदमखोर आंखें। उन पेड़ों की डालियों पर दुबके उत्तरजीवियों के लिए मौत अब ऊपर से नहीं, नीचे से पुकार रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, अगर जिंदा रहना है तो इन्हें किनारे लाना होगा और इसके लिए एक चारे की जरूरत है। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो उस बूढ़े पायलट ने अपने कांपते पैर पानी में उतार दिए। ये कहानी है उस मगरमच्छ के चारे की, जिसने अपनी देह को दांव पर लगाकर 26 लोगों की भूख मिटाई। लेकिन इस बलिदान तक पहुंचने का रास्ता बाढ़ और रूह कंपा देने वाली भूख से होकर गुजरता था। क्रैश के 300 दिन बीत चुके थे। अब तक उस हरे नर्क ने 40 में से 7 लोगों की बलि ले ली थी। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब आसमान से ऐसी बारिश शुरू हुई जैसी उत्तरजीवियों ने कभी नहीं देखी थी। अमेज़न की झावरी वैली एक अंतहीन दलदल में बदल गई। जमीन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कैप्टन गिलबर्टो ने तुरंत आदेश दिया कि विमान की एल्यूमिनियम शीट्स और रस्सियों की मदद से ऊंचे पेड़ों की डालियों पर मचान यानी प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं। अब उन 33 लोगों की पूरी दुनिया जमीन से 50 फीट ऊपर सिमट चुकी थी। ऊपर से उन्हें नीचे बहती नदी में तैरते विशाल काले मगरमच्छ साफ दिखाई देते, जो बस एक पैर फिसलने का इंतजार कर रहे थे। पेड़ों पर कैद हुए इन लोगों के पास खाने का कोई साधन नहीं बचा था। वे पेड़ों की छाल और छोटे कीड़े चबाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने अपनी मंगेतर सोनिया को एक मोटी डाल से रस्सी के सहारे बांध रखा था, ताकि कमजोरी की वजह से वो नीचे मगरमच्छों के मुंह में ना गिर जाए। सोनिया की आंखों की चमक अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। इसी घुटन के बीच 2 यात्रियों ने मानसिक संतुलन खो दिया और मगरमच्छों के खौफ से घबराकर पेड़ से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। अब केवल 31 लोग बचे थे। 327वें दिन तक स्थिति असहनीय हो गई। कैप्टन गिलबर्टो जानते थे कि अगर अगले 24 घंटों में कुछ नहीं खाया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हमें मगरमच्छ का शिकार करना होगा, पर वे तभी हमला करेंगे जब उन्हें कोई चारा दिखेगा। जब किसी ने साहस नहीं दिखाया तो कैप्टन ने खुद को चारे के रूप में पेश करने का फैसला किया। यह एक लीडर का अपने लोगों के लिए किया गया सर्वोच्च और सबसे दर्दनाक वादा था। योजना के अनुसार कैप्टन धीरे धीरे एक निचली डाली से पानी के किनारे खड़े हुए। आर्यन और बाकी नौजवानों ने ऊपर डालियों पर भाले तान रखे थे। अचानक पानी में एक हलचल हुई और 12 फीट लंबा एक विशाल काला मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से कैप्टन की ओर लपका। ऊपर से एना ने चिल्लाकर इशारा किया, अभी। दर्जनों भाले एक साथ मगरमच्छ के शरीर में धंस गए। मगरमच्छ तो मारा गया और उत्तरजीवियों को आने वाले कई दिनों के लिए मांस मिल गया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। मगरमच्छ के हमले में कैप्टन गिलबर्टो बुरी तरह लहूलुहान हो चुके थे। रात के सन्नाटे में उसी पेड़ की मचान पर अपने साथियों को सुरक्षित देखकर कैप्टन ने एक आखिरी मुस्कान दी और दम तोड़ दिया। अमेज़न के उस नर्क ने अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया था। अब उत्तरजीवियों की संख्या घटकर 23 रह गई थी और कमान अब एना के हाथों में थी। 1 साल से भी ज्यादा का समय उस मौत के जंगल में बिताने के बाद इंसानियत के नाम पर सिर्फ 35 जिंदा कंकाल बचे थे। कैप्टन गिलबर्टो का साया अब उनके ऊपर नहीं था और अमेज़न की बारिश उन्हें धीरे धीरे निगल रही थी। तभी एक कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी, यहाँ बैठे रहने का मतलब है सिर्फ अपनी मौत की तारीख चुनना। अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरेंगे। ये आवाज एना की थी, जिसने टूटी हुई उम्मीदों के बीच एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया था। कैप्टन गिलबर्टो के बलिदान ने उन लोगों को कुछ समय के लिए भोजन तो दिया, लेकिन उनका हौसला अंदर से टूट चुका था। एना अब उनकी नई लीडर थी। 375वें दिन तक आते आते 165 यात्रियों में से केवल 35 लोग ही बचे थे। बाकी या तो क्रैश में मारे गए या भूख, बीमारी और अमेज़न के बेरहम जानवरों का शिकार हो गए। एना ने बचे हुए लोगों को देखा। वे अब इंसान कम और जंगली जीव ज्यादा लग रहे थे। अगले 25 दिनों में एना ने एक खौफनाक हकीकत को स्वीकार किया। 35 में से 15 लोग इतने बीमार थे कि वे एक कदम भी नहीं चल सकते थे। एना को पता था कि अगर वे सब यहीं रुके रहे तो कोई नहीं बचेगा।
उसने एक दिल चीर देने वाला फैसला लिया। उसने स्वस्थ 20 लोगों से कहा कि वे पूरब की ओर बढ़ेंगे, जहां से सूरज उगता है। ये एक दर्दनाक विदाई थी। जो 15 लोग पीछे छूट रहे थे, वे जानते थे कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। आर्यन ने सोनिया का हाथ थामा, जो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थी, और लड़खड़ाते कदमों से घने जंगल की ओर बढ़ गया। 402वें दिन उनकी आखिरी यात्रा शुरू हुई। उनके पास न मैप था न कंपास, सिर्फ जिंदा बचने की एक पागलपन भरी जिद थी। रास्ता किसी नर्क से कम नहीं था। उन्हें विशाल नदियों को पार करना था और जहरीले दलदलों से गुजरना था। इस सफर में भूख और थकान की वजह से 2 और साथी मारे गए। अब केवल 18 लोग ऐना के साथ चल रहे थे। सोनिया अक्सर कमजोरी से गिरने लगती, लेकिन आर्यन उसे सहारा देकर तब तक घसीटता जब तक उसके अपने पैर जवाब न दे देते। उन्हें हर आहट पर लगता कि कोई जगुआर उनका पीछा कर रहा है, लेकिन अब मौत का डर भूख के दर्द से छोटा हो चुका था। जंगल में भटकते हुए 1 महीना बीत गया। 435वें दिन, जब सबकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी और वे जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तभी नदी के किनारे मिट्टी में दबी हुई एक चीज दिखी। ऐना ने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो प्लास्टिक की एक नीली बोतल थी। 435 दिनों के बाद ये इंसानी दुनिया की पहली चीज थी जो उन्होंने देखी थी। उस प्लास्टिक के कचरे को देखकर वे लोग पागलों की तरह चीखने और रोने लगे। वो बोतल उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब साफ था, इंसान अब यहां से ज्यादा दूर नहीं है। इंसान या कोई जंगली जानवर? नदी किनारे लकड़ियां काट रहे उन लकड़हारों की रूह कांप गई जब उन्होंने झाड़ियों से 18 कंकालों को अपनी ओर रेंगते हुए आते देखा। उनकी जटाएं घुटनों तक थीं, शरीर पर जानवरों की खालें लिपटी थीं और उनकी आवाजें सूखकर केवल एक भयानक गूंज बनकर रह गई थीं। 437 दिनों तक अमेज़न के नर्क ने उन्हें इतना बदल दिया था कि अब उनकी अपनी प्रजाति ही उन्हें पहचानने से इनकार कर रही थी। लेकिन ऐना के हाथ में मौजूद वो नीली प्लास्टिक की बोतल इस बात का सबूत थी कि ये लोग इसी दुनिया के हैं। जैसे ही लकड़हारों ने अपनी कुल्हाड़ियां तान ली, उन्हें लगा कि ये कोई हिंसक जंगली जनजाति है। आर्यन ने कांपती आवाज में पुर्तगाली के कुछ शब्द बोले। मदल, फ्लाइट 967, क्रैश। फ्लाइट 967 का नाम सुनते ही लकड़हारों के हाथ से कुल्हाड़ियां गिर गईं। ये वही भूतिया विमान था जिसे दुनिया 1 साल पहले ही मरा हुआ मानकर भूल चुकी थी। उन लकड़हारों ने तुरंत उन्हें अपनी नाव में बैठाया। 437 दिनों के बाद पहली बार उन्हें सभ्यता की गंध आई, मिट्टी का तेल, पका हुआ अनाज और इंसानी शोर। लकड़हारे उन्हें पास के एक छोटे से कस्बे में ले गए। वहां के रेडियो और टीवी पर यह खबर आग की तरह फैल गई। अविश्वसनीय, फ्लाइट 967 के यात्री सुरक्षित हैं। ब्राजीलियन एयरफोर्स के मुख्यालय में सन्नाटा छा गया। जिस सर्च ऑपरेशन को उन्होंने मात्र 7 दिनों में यह कहकर बंद कर दिया था कि झवारी वैली के दलदल में कोई नहीं बच सकता, वो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी थी। आर्यन और ऐना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी आंखों में चैन नहीं था। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भी ऐना ने एयरफोर्स अधिकारियों के हाथ पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। उसने बताया कि मलबे के पास 15 बीमार साथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, जिन्हें वे चल न पाने की वजह से पीछे छोड़ आए थे। उसने कांपते हाथों से मलबे की सटीक लोकेशन समझाने की कोशिश की। ऐना की एक ही रट थी, जल्दी करो, वे मर रहे हैं, कैप्टन का बलिदान बेकार मत होने दो। ऐना की जानकारी के आधार पर एयरफोर्स ने तुरंत 3 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रवाना किए। जब बचाव दल उस मलबे तक पहुंचा जहां पेड़ों की छतरी ने विमान को 14 महीनों से छुपा रखा था, तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। चारों ओर हड्डियों के ढेर थे। उन 15 लोगों में से जिन्हें पीछे छोड़ा गया था, 7 लोग दम तोड़ चुके थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से 8 लोग अभी भी अपनी आंखों में उम्मीद लिए उस मलबे में पड़े थे। वे इतने कमजोर थे कि अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहे थे। 437 दिनों तक जिस नर्क को उन्होंने अपनी नियति मान लिया था, उससे आजादी की सुबह आखिरकार आ ही गई। लेकिन ये जीत सिर्फ 26 लोगों की नहीं थी, बल्कि उस मगरमच्छ के चारे यानी कैप्टन गिलबर्टो के उस वादे की थी जिसने खुद को मिटाकर दूसरों को जीवन दिया। जब हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट ने जावरी वैली के सन्नाटे को तोड़ा, तो दुनिया को अपनी उस सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ जिसके कारण दर्जनों जिंदगियां उस हरे रेगिस्तान में दफन हो गईं। ऐना और आर्यन द्वारा दी गई सटीक जानकारी के आधार पर ब्राजीलियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने उस मलबे को ढूंढ निकाला, जिसे 100 फीट ऊंचे पेड़ों ने 14 महीनों से छिपा रखा था। जब बचाव दल रस्सियों के सहारे नीचे उतरा, तो वहां का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। उन 15 बीमार साथियों में से जिन्हें ऐना और आर्यन भारी मन से पीछे छोड़ आए थे, सिर्फ 8 लोग ही जिंदा बचे थे। बाकी 7 लोग भूख और संक्रमण की वजह से मौत की गोद में सो चुके थे। उन 8 उत्तरजीवियों की हालत इतनी खराब थी कि वे अपनी पलकें उठाने के लायक भी नहीं बचे थे।
वे मलबे के बीच किसी जिंदा लाश की तरह पड़े थे, बस इस उम्मीद में कि उनके साथी मदद लेकर जरूर लौटेंगे। जब ये 26 योद्धा, 18 पैदल चलने वाले और 8 मलबे से बचाए गए अस्पताल पहुंचे तो पूरे ब्राजील में सन्नाटा छा गया। अस्पताल के सफेद गलियारों में जब उनके परिवार वाले उनसे मिलने आए तो मंजर दिल चीर देने वाला था। कोई पत्नी अपने पति को नहीं पहचान पा रही थी तो कोई बच्चा अपने पिता से डर रहा था। 437 दिनों के उस नर्क ने उन्हें जिंदा कंकाल बना दिया था। उनके बाल जटाओं जैसे उलझे हुए थे और शरीर पर गहरे घाव थे जो सड़ चुके थे। एना ने जब सोनिया का हाथ थामकर अपने माता पिता को देखा तो उसकी आंखों से निकले आंसू उन यादों को धो रहे थे जो उसे हर रात डराती थीं। पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी, फ्लाइट 967 का वो चमत्कार। ब्राजील सरकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की कि उन्होंने सर्च ऑपरेशन मात्र 7 दिनों में ये सोचकर बंद कर दिया था कि उस दलदल में कोई नहीं बचा होगा। एना ने दुनिया के सामने कैप्टन गिलबर्टो के उस सर्वोच्च बलिदान का सच रखा, जिसने खुद को चारा बनाकर अपने यात्रियों की भूख मिटाई थी। कैप्टन को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और उन्हें 26 जिंदगियों का मसीहा घोषित किया गया। ये दास्तान उन 165 यात्रियों की थी जिनमें से सिर्फ 26 जांबाज मौत को हराकर वापस लौटे। उनकी ये अविश्वसनीय कहानी बाद में सर्वाइवर्स ऑफ द अमेज़न नाम की किताब में दर्ज की गई, जो आज भी ब्राजील की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, तब उसकी जीने की इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत होती है।